नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। खबरों पे आऊं, बाकी बात करूं अमेरिका, ट्रंप, टैरिफ और दुनिया भर की चीजों पर बात करने से पहले एक जरूरी खबर और एक परेशान करने वाली खबर। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर इस समय लंदन में हैं और उनके काफिले के ऊपर खालिस्तानी लोगों द्वारा हमले की कोशिश हुई है। ये बेहद आपत्तिजनक खबर है। इंग्लैंड, अमेरिका और ये सारी जो बातें करते रहते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू और जाने किसके किसके साथ खड़े होते हैं, भारत जैसे देश का विदेश मंत्री वहां जाता है और उसके ऊपर हमला हो जाता है। ये पूरी तरह से ब्रिटेन की चूक है और ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। हमारे विदेश मंत्री के ऊपर हमला करने की जो कोशिश हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको, ब्रिटेन को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके बाद लौट के आते हैं ट्रंप पे। ट्रंप घोषणावीर और बयानवीर के सारे जितने फार्मूले होते हैं, सारे फार्मूले पार कर चुके हैं। ट्रंप ने जैसे घोषणा की थी कि कल कुछ मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला हूं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन घोषणावीर और बयानवीर हम लोग अपने यहां कहते रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप घोषणावीर और बयानवीर से भी आगे निकल गए हैं। रोज नई नई बातें, रोज नई नई घोषणाएं, खड़े ऐसे होते हैं, बोलते ऐसे हैं जैसे किसी गांव के चौधरी हों और पूरे गांव को धमका रहे हों। टैरिफ वार से बात शुरू करते हैं। लगातार वो टैरिफ की बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जितना टैरिफ आप हमारे ऊपर लगाते हो उतना ही टैरिफ हम आपके ऊपर लगा देंगे। अब अमेरिका की ही कुछ यूनिवर्सिटीज ने, कुछ बड़े विद्वानों ने रिसर्च किया पूरे टैरिफ स्ट्रक्चर का, और उस पूरे टैरिफ स्ट्रक्चर का रिसर्च करने के बाद उनका कहना यह है कि जिस तरह की बातें ट्रंप कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक होगी। मैं आऊंगा कि हिंदुस्तान पर उसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन अगर आप पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड येल यूनिवर्सिटी की जो बजट लैब है उसकी रिपोर्ट देख लीजिए, या फोर्ड या वॉलमार्ट जैसी कंपनियां जो हैं उनकी रिपोर्ट देख लीजिए, या कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमिस्ट हैं ईश्वरी प्रसाद, उनकी आप रिपोर्ट देख लीजिए। ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि ट्रंप जो शोर मचा रहे हैं उसका नुकसान अमेरिका को ज्यादा हो सकता है। अमेरिका की हालत यह है, महंगाई की हालत वहां पर यह है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां अंडा जो है वो इतना महंगा हो गया है कि लोग मुर्गी और चारा किराए पे ले रहे हैं। यह सस्ता पड़ रहा है अंडा खरीदने से। नौकरियों की हालत यह है कि अमेरिका का जो आम आदमी है, नॉर्मल जो अमेरिका में रहने वाला इंसान है, कम पैसे कमाने वाला, वो दिन में 3-3 नौकरियां कर रहा है। यही सारी वो चीजें थी जिनको ट्रंप ने अपने यहां उठाया था और उनका मानना यह है कि ये टैरिफ वाला खेल करके वो इन सब चीजों से लोगों को राहत दिला देंगे। वहां पर महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा और सारा कुछ होगा। इंडिया के टैरिफ को लेकर जो उन्होंने बात की उससे हमारा शेयर बाजार लगातार डाउन हो रहा था। आज शेयर बाजार थोड़ा सा उठा है, 3-4% उठता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम तक देखते हैं क्या हाल होता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा शेयर बाजार थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिख रहा है। आपके सामने एक चार्ट है जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, मतलब जितना टैरिफ हम लगाते हैं अगर ट्रंप भी उतना ही टैरिफ लगाते हैं, तो उसको समझने के लिए दोनों के टैरिफ्स में अंतर क्या है वो आपको इस चार्ट से दिखाई देगा। सबसे पहले अगर देखें तो एग्रीकल्चर के सामान यानी कृषि उत्पाद और मीट और इसके साथ जो प्रोसेस फूड है उसकी हम बात करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत टैरिफ लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 37.66% और अमेरिका टैरिफ लगाता है 5.29%, यानी डिफरेंस जो है वो 32% से ज्यादा का है। ऑटोमोबाइल्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अमेरिका हमारे प्रोडक्ट्स पे लगाता है 1.05% टैरिफ, लेकिन हम लगाते हैं 24.14 यानी 24.14% टैरिफ, यानी डिफरेंस बनता है 23.1 का। अगर डायमंड गोल्ड प्रोडक्ट पे देखें तो डिफरेंस बनता है 13.32 का। केमिकल एंड फार्मा में देखें तो 8.63 का पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह में देखें तो 7.24 का पड़ता है। यानी बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा टैरिफ डिफरेंस नहीं है। केवल 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां टैरिफ डिफरेंस ज्यादा है। लग्जरी और इलेक्ट्रिकल कार्स में जहां 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है हिंदुस्तान, और फार्मा में जहां पे टैरिफ हम ज्यादा लगाते हैं अमेरिकन कंपनियों में। अब जो हमारी फार्मा कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयां वगैरह हैं, वो इस टैरिफ के बावजूद अमेरिका और यूरोप में सस्ती पड़ती हैं और बेहद पॉपुलर हैं। लेकिन अगर मोदी जी मान जाते हैं और रेसिप्रोकल टैरिफ वाली बात हो जाती है, जैसा कि ट्रंप ने कहा कि मैं 2 अप्रैल को ये टैरिफ लागू कर रहा हूं, 1 अप्रैल को इसलिए नहीं लागू कर रहा हूं कि लोगों को लगेगा कि अप्रैल फूल बनाया जा रहा है,
मैं अप्रैल फूल जैसा कोई काम नहीं करना चाहता, वो अप्रैल फूल जैसा काम करें ना करें, लेकिन फूल जैसा काम तो लगातार कर रहे हैं। अब एक असर तो होगा, वो असर दिखाई दे रहा है कि अगर टैरिफ बढ़ा देता है अमेरिका फार्मा कंपनियों पे, तो हमारे फार्मा कंपनियों के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा आप ये देखिए कि वही दवाइयां जो अभी अमेरिकन मार्केट में सस्ती पड़ रही हैं, वो दवाइयां महंगी हो जाएंगी। तो ऑलरेडी जो उनके यहां महंगाई है वो बढ़ जाएगी। और दवाइयां एक ऐसी चीज है जो नेसेसरी गुड है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल या ये सारी चीजें नेसेसरी गुड नहीं है, लेकिन दवाइयां नेसेसरी गुड हैं। जो ही अमेरिका में दवाइयों पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा, हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियों की दवाइयां महंगी हो जाएंगी। इसका एक नुकसान यह हो सकता है कि उनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाए, लेकिन महंगी होने के बावजूद वो अमेरिका, यूरोप और दूसरी जगह से आने वाली दवाइयों की तुलना में सस्ती रहेंगी। इसलिए एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा गिरेगा, इसकी उम्मीद नहीं है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। यहां बड़ा नुकसान हो सकता है टाटा, महिंद्रा और इस तरह की कंपनियों को जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रही हैं, क्योंकि इनका जो मेन बेस है वो इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट में इनकी व्हीकल ज्यादा बिकती हैं। अब अगर मान लीजिए कि मोदी जी ने टैरिफ कम कर दिया, जैसा वादा किया गया था कि घटाकर टैरिफ काफी कम कर दिया जाएगा, 85% तक टैरिफ घटाने की बात हुई थी। अब अगर वो टैरिफ बंद हो जाएगा, और आज ही खबर आई है कि एलन मस्क की जो कंपनी है जो टेस्ला कार बनाती है, वो टेस्ला कार का पहला शोरूम मुंबई में खोल रही है, तो क्या होगा? अमेरिकन कारें होंगी या फिर दूसरी कारें जो आती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। और जो ही वो कारें सस्ती हो जाएंगी इंडियन मार्केट में, आप टाटा या महिंद्रा की इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सामने अमेरिकन व्हीकल्स देखेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देखेंगे जिनकी कीमतें कम हैं। तो जाहिर है कि इसका असर पड़ेगा टाटा और महिंद्रा के मार्केट पर। उनका मार्केट शेयर कम होगा। टेस्ला का मार्केट शेयर जितना बढ़ेगा, या और भी किसी अमेरिकन इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जितना भी शेयर बढ़ेगा मार्केट में, वो शेयर टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की कीमत पर होगा। तो इनका कार बाजार बर्बाद हो सकता है। इनको अपनी कारों के लिए विदेशों में जगह ढूंढनी पड़ सकती है। यह नुकसान हो सकता है। वैसे ग्राहक की तरह अगर हम देखें तो हमारा क्या नुकसान है? अगर सिर्फ ग्राहक की तरह देखें तो क्या नुकसान है? भाई, हमें कारें सस्ती मिलेंगी। जो विदेशी कारें अभी तक बहुत महंगी मिलती थी वो सस्ती मिलेंगी। जो हार्ले डेविडसन आप बहुत महंगी खरीदते थे उस पर टैक्स कम हो जाएगा, तो वो बाइक खरीदने का शौक कुछ और लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा असर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राहक के तौर पर तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और फायदा भी आपका हो सकता है, लेकिन अगर एक हिंदुस्तानी के तौर पे देखें, अगर हमारी कंपनियों का मार्केट शेयर लगातार कम होता है तो जाहिर है उनकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, उनके शोरूम बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। और भारत सरकार के लिए दिक्कत यह होगी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह के मामले में वो पूरी तरह से विदेशी बाजार पर निर्भर हो जाएगी। वैसे जो दुनिया के मजबूत और बड़े देश हैं, आप उनकी कहानी देखिए। चाइना ने सीधा टैरिफ वार में उतरने का इरादा किया है। आप टैरिफ बढ़ाओगे, ठीक है, हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे। और सबसे मजेदार बात जो की है, जो दुनिया के लिए चिंता की बात भी हो सकती है, चाइना ने उसने कहा है कि हम हर तरह की वार के लिए तैयार हैं। आप टैरिफ वार करना चाहते हो, हम टैरिफ वार के लिए तैयार हैं। आप ट्रेड वार करना चाहते हो, हम ट्रेड वार के लिए तैयार हैं। और अगर आप वास्तविक लड़ाई लड़ना चाहते हो, आप हथियारों की जंग लड़ना चाहते हो, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक तो चाइना का होम मार्केट बहुत बड़ा है, दूसरा चाइना की जो एफिशिएंसी है वो बहुत शानदार है, तो उसके प्रोडक्ट दुनिया में सस्ते पड़ते हैं, और तीसरा चाइना के सामने बहुत बड़ा बाजार है। मैं अक्सर यह किस्सा सुनाता हूं। मैं यूरोप गया था, वहां से मैंने लाइटर एक खरीदा, और जब देखा तो पाया कि वो लाइटर भी चाइना में ही बना हुआ है। मुझे लगता था कि हिंदुस्तान में चाइना के बने हुए लाइटर चलते हैं, लेकिन पता यह चला कि दुनिया भर में चाइना के बने हुए लाइटर चलते हैं। और यह तो लाइटर का मामला है। लाइटर से लेकर ड्रोन तक, आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो चाइना कास्ट एफिशिएंट नहीं बना रहा है? तो चाइना के सस्ते से लेकर महंगे प्रोडक्ट पूरी दुनिया में डिमांड पर हैं। अमेरिका में अगर उनकी डिमांड कम भी हो जाए तो चाइना का कोई बड़ा नुकसान नहीं होना है। और अमेरिका चाइना को एक्सपोर्ट भी बहुत कुछ करता है। अगर चाइना टैरिफ और बढ़ा देगा तो अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान होगा। तो चाइना ने बिल्कुल हेड टू हेड लिया है। कनाडा जैसा देश जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा है, वो भी टैरिफ वाले वार पर अमेरिका को सीधा जवाब दे रहा है। यूरोप की अपनी परेशानियां हैं, लेकिन यूरोप भी इस टैरिफ वार की तैयारी कर रहा है। इसीलिए जयशंकर जी लंदन गए हुए हैं, वहां पर बात करेंगे, और हो सकता है कि
इंग्लैंड और इंडिया के बीच कई सारे नए ट्रेड समझौते हों अमेरिका के इस थ्रेट को, अमेरिका की इस धमकी का मुकाबला करने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दुनिया ट्रंप के भरोसे नहीं चलेगी। ट्रंप अगर सारा कुछ इस तरह से करते रहेंगे, इस तरह से गुंडागर्दी दिखाते रहेंगे, तो दुनिया भी धीरे धीरे रिएक्ट करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जिसमें अमेरिकी सहायता इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि अमेरिका के बिना उसका काम चलेगा नहीं। अभी कल अमेरिका ने यह घोषणा की कि यूक्रेन के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी, यानी जो इंटेलिजेंस, जो खबरें इनको मिलती थी, जो इनके CIA को खबरें होती थी, वो शेयर की जाती थी यूक्रेन के साथ, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका बंद कर रहा है। इसके पहले यूक्रेन को जितने तरह की मदद दी जाती थी वो सारी की सारी बंद करने की, खासतौर पे जंग से जुड़ी हुई, युद्ध से जुड़ी हुई जितनी मदद दी जाती थी वो सब बंद करने की बात जो है वो अमेरिका पहले ही कर चुका है। और उसके बाद यूक्रेन प्रेशर में है। यूक्रेन की जो संसद है उसने बाकायदा थैंक यू बोला है ट्रंप को उनकी मदद के लिए, और ट्रंप अब खुद कह रहे हैं कि यूक्रेन समझौते के लिए तैयार है। इस समझौते के बदले ट्रंप वहां का सारा जो मिनरल्स है उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और कब्जा कर भी लेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने यह गलती की है कि पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप के बातों में आकर पूरी तरह से उनकी सहायता पर निर्भर होकर रूस के साथ लगातार जंग जारी रखी, बीच का रास्ता निकालने, शांति वार्ता करने की कभी कोशिश नहीं की। तो आज वो ऐसी हालत में है कि अगर ये लोग अपनी मदद बंद कर देते हैं तो वो टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो डरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी मुल्कों के साथ ऐसा नहीं है। जब चाइना कहता है हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं, तो एक बार देख लेना चाहिए कि सबसे बड़ा हथियार कौन सा है जिसको लेके अमेरिका अकड़ा रहता है। वो है परमाणु हथियार। अमेरिका जानता है कि उसके पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वो दुनिया में किसी को डरा सकता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट है, ये एक तस्वीर है जिसमें बताया गया है कि अलग अलग मुल्कों के पास कितने परमाणु हथियार हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के पास परमाणु हथियार हैं तो रशिया के पास हैं। रशिया और अमेरिका में लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लगभग बराबर है। रशिया के बाद नंबर 2 पर अमेरिका है। नंबर 3 जरा देखिए कौन है। नंबर 3 पे आपको साफ साफ चाइना दिखाई देता है। तो न्यूक्लियर पावर में भी चाइना कोई बहुत कम नहीं है। जितना चाइना को चाहिए उतने न्यूक्लियर उसके पास हेड्स हैं, बाकी वो कभी भी डेवलप कर सकता है। इकॉनमी उसकी रोबस्ट है, प्रोडक्शन लगातार उसके यहां हो रहा है, प्रोडक्शन बेस इकॉनमी है। उसके यहां चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, बाहर से मंगाकर असेंबल करके नहीं बेची जाती हैं, जो हमारे यहां मेक इन इंडिया में किया गया और कहा गया। तो वो एक तरह से जिस आत्मनिर्भरता की बात ट्रंप कर रहे हैं या मोदी करते हैं, वो पहले से ही चाइना पूरी तरह से आत्मनिर्भर दिखाई दे रहा है। तो आत्मनिर्भरता है उसके पास, एटॉमिक पावर है उसके पास, बड़ा मार्केट है उसके पास, चीप लेबर है उसके पास, तो वो अमेरिका से क्यों डरेगा। हमारे लिए हालात थोड़े गड़बड़ हैं। अगर मोदी जी ने जिस तरह का यहां पर डेवलपमेंट किया है, जिस तरह मेक इन इंडिया किया गया, मैन्युफैक्चरिंग की जगह ये चीज डेवलप की गई, सब कुछ बाहर से मंगा लो, यहां असेंबल करो और मेक इन इंडिया का लेबल लगा के बेचो, जिस तरह से मामला फंसा हुआ है हमारे अडानी जी का, बाकी सारे मामले फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं दबते हुए तो नजर आते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये भी बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि अमेरिका उन गिने चुने देशों में से है जिसके साथ जो हमारा एक्जिम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसमें हम डेफिसिट में नहीं, फायदे में है। अब ऐसे में क्या होता है? ऐसे में अगर अमेरिका के साथ हम ज्यादा अपने संबंध खराब करेंगे तो हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पार्टी लाइन से आगे बढ़ के मैं बात यह करना चाहूंगा कि टैरिफ वाले मामले को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। झुकना तो पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के ऊपर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं, झुकना तो पड़ेगा, लेकिन इसका भारत को कितना नुकसान होगा यह आने वाले समय में समझ में आएगा। यह कहना कि इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। केवल 2 सेक्टर में ऐसे देख पा रहा हूं जहां भारत को नुकसान होने की संभावना है, एक फार्मा सेक्टर और एक हमारा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं। ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हमारा नुकसान होने की संभावना है। अब देखते हैं कि कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है। उसको यूरोप और दूसरे देशों के साथ समझौता करके भारत सरकार कितना ठीक ठाक कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी मजेदार बात हुई है जिसके बारे में मैं शाम को जब फलस्तीन पे अपना वीडियो लेकर आऊंगा तो बहुत डिटेल में बात करूंगा। 5 बजे और 2 बजे हमारा वीडियो आता है, 2 बजे ये वीडियो और 5 बजे इसके बाद दूसरा वीडियो। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंच रहा है तो आप ये टाइम नोट कर सकते हैं और इसके आसपास देख सकते हैं हमारे वीडियो। दिन में हम इस चैनल पर सिर्फ 2 वीडियो लेकर आते हैं।
हुआ यह है कि एक तरफ ट्रंप ने एक लंबी चौड़ी धमकी लिखी है, ट्रुथ नाम का जो उनका सोशल मीडिया है जिस पर वो लिखते हैं। जब उनको ट्विटर से बर्खास्त कर दिया गया था तो ट्रुथ पर वो लगातार लिख रहे थे। तो एक तरफ तो उन्होंने हमास को धमकी दी है कि इजराइल को हमने सारे हथियार अवेलेबल करा दिए हैं, अगर सारे के सारे होस्टेज नहीं छोड़े गए तो हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, एक एक आदमी को मार दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत वो जो धमकी है वो भी चौधरी टाइप की ही धमकी है, गांव के जो चौधरी हुआ करते हैं, मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक्जियास ने यह पहले खबर दी और उसके बाद जो अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हैं उनका बाकायदा बयान आया जिसमें उन्होंने माना कि अमेरिका की सरकार सीधे हमास के साथ बातचीत कर रही है। कल जिन लोगों ने मेरा फलस्तीन का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने इस बात की तरफ इशारा किया था। तो एक तरफ वो कह रहा है कि इजराइल को हम वो सब कुछ दे रहे हैं जिससे हमास को खत्म किया जा सकता है, और अगर हमास ने सारे लोगों को नहीं लौटाया तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है उनको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। और दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन सीधे हमास से बात कर रहा है सीज फायर के लिए। इसका मतलब यह है कि बातें वो चाहे जितनी भी कर रहा हो, ठीक है, वो इजराइल को लगातार हथियार बेच रहा है। हथियार बेचना अमेरिका का काम है, अमेरिका हथियार ना बेचे तो उसकी इकानमी का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि अमेरिका या अमेरिका के राष्ट्रपति के लोग प्रतिनिधि सीधे हमास से बात कर रहे हैं। तो ट्रंप कह क्या रहा है और कर क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब एक जैसा नहीं है। इसलिए जितनी बकवास वो कर रहा है, जितना लगातार वो बोल रहा है, सबको उसकी फेस वैल्यू पर लेने की जरूरत नहीं है। एक और मजेदार आपको बात बता दूं जिससे बात पूरी हो जाएगी। ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि दुनिया भर में जितनी एड दी जाती है वो सारी एड बंद की जाएगी। ट्रंप ने जितनी घोषणाएं की हैं उनके खिलाफ लोग वहां कोर्ट्स में गए हैं, और यह पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें जो उसने बैन किया था दुनिया भर में सहायता इमदाद देने का, उस बैन को रोक दिया गया है। तो ट्रंप जितना कुछ बोलते हैं, अभी कांग्रेस के अंदर उसको पास होना है, कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों के रिजल्ट आने हैं, उसके बाद वो जमीन पर लागू हो पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार थोड़ा बहुत लचीला रुख अपनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल समर्पण कर देने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल यस सर कर देने की जरूरत भी नहीं है। अगर थोड़ा सा डटेंगे, थोड़ा सा टिकेंगे तो ठीक है, अमेरिका से भारत को फायदा होता है, लेकिन भारत की सस्ती दवाओं से भी अमेरिका को बहुत फायदा होता है। भारत से जो मीट प्रोडक्ट जाते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जाते हैं, वो दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले एग्रीकल्चरल और मीट प्रोडक्ट से सस्ते होते हैं टैरिफ के बावजूद। तो अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है तो उनके लिए भी मुश्किल पैदा होने वाली है। भारत को नया बाजार ढूंढना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन दिक्कत अमेरिका को भी आने वाली है। इसीलिए भारत सरकार अगर मेरी सलाह सुनती हो, मैं तो क्या ही सलाह दूंगा, और मेरी सलाह तो वो क्या ही सुनेंगे, लेकिन फिर भी इतना तो कहना ही चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ट्रंप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना उसके सामने टिक कर खड़ा है, लैटिन अमेरिकी देश उसके सामने टिक कर खड़े हैं, कनाडा उसके सामने टिक कर खड़ा है, तो हमको भी थोड़ा टिक कर खड़ा होना चाहिए। रेसिप्रोकल टैरिफ का मामला ऐसा नहीं है जो हमारी इकॉनमी को डुबो देगा। हमारे भी अपने स्टेक हैं तो उनके भी स्टेक हैं। थोड़ा अगर हम टिक के खड़े हों तो ट्रंप बोले चाहे कुछ भी, हो सकता है जल्दी ही थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आए। समस्या सारी बस यही है कि अडानी जी का मामला वहां कोर्ट में फंसा हुआ है। हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि हमको कोई नोटिस नहीं मिला है, वहां की लॉ मिनिस्ट्री कह रही है नोटिस भेज दिया गया है। तो उसके अंदर क्या खेल चल रहा है, अडानी जी को बचाने के लिए क्या खेल चल रहा है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अगर उस मुद्दे को छोड़ दें तो मुझे लगता है भारत को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट भी धीरे धीरे उठ रहा है, हो सकता है कि शेयर मार्केट धीरे धीरे बैलेंस कर ले। भारत को भी अपने पैरों पर टिक कर खड़े होने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।